हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्श। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने हॉस्पिटल तबाह हुए हैं, कितने स्कूल तबाह हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, आज इस वीडियो में हम डिटेल वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों ये जो खबर है आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये अलमायदीन ने खबर छापी है और इसमें ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है कि गाजा का अब तक 7 अक्टूबर से अब तक कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा में नरसंहार अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप हर दिन सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए। अब इसमें इन्होंने लिखा है सैकड़ों फलस्तीनी, यानी कि एक दिन में 100 या उससे ज़्यादा फलस्तीनी शहीद किए गए। सैकड़ों फलस्तीनी पर डे के हिसाब से मारे गए। एक हफ्ते बाद क्षेत्र में ज़मीनी घुसपैठ शुरू हुई, जिसमें 15 महीने तक लंबे समय तक कब्जे की स्थिति बनी रही। ये 1948 के कब्जे के बाद से सबसे लंबा इजरायली सैन्य हमला है। दोस्तों फ़लस्तीन के ऊपर इन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इजराइल को बसाया, उनकी ज़मीन को कब्जा किया और 1948 में एक नया देश वजूद में आया, इजराइल, जो कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर बना। 1948 से अब तक सबसे लंबा जो इजराइल का सैन्य हमला, जो जेनोसाइड जो हमला चला है, वो यही है जो अभी गाजा में लड़ाई चली थी 15 महीने तक, जो कि अब उसके सीज़ फायर बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है, होने वाला है। और इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि नरसंहार के आरंभिक दिनों से ही गाजा के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके कारण इजराइल के आक्रामक की अभूतपूर्व आलोचना और जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें विरोध प्रदर्शन, तीव्र बहिष्कार आंदोलन, इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों में दरार तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली अधिकारियों के खिलाफ प्रमुख न्यायालय के फैसले शामिल थे। ये उस टाइम की बात है जब अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें केस दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप 15 महीनों के प्रयासों और वार्ता के बाद 15 जनवरी को युद्ध विराम समझौतों की घोषणा हो गई, यानी कि 15 जनवरी को ये सीज फायर हो गया। इस घटना के आलोक में, यानी कि इस घटना के बारे में द गार्जियन ने गाजा और उसके लोगों पर युद्ध के प्रभाव की रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसके बारे में एक डिटेल दी है द गार्जियन ने। अब इसमें जो मृत्यु दर है उसके बारे में बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने लगभग 47,000 फलस्तीनियों को मार डाला है, शहीद कर दिए। 47,000, लगभग 47,000 फलस्तीनी, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। जो उसमें 47,000 में आम नागरिक हैं फ़लस्तीनी, और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि 1,10,000, लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 1,10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। द गार्जियन के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या गाजा की युद्ध पूर्व आबादी की लगभग 2% है। गाजा इस लड़ाई से पहले जो गाजा की आबादी थी उसका 2% हिस्सा इजराइल ने फ़लस्तीनियों को 2% हिस्सा जो था वो ख़त्म कर दिया, यानी कि 2% लोग फ़लस्तीनी मार दिए हैं। इजरायली क्रूरता के शिकारों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे, जिनमें सबसे कम उम्र के पीड़ित कुछ ही घंटे के शिशु थे। अगर इस जेनोसाइड में सबसे छोटे फ़लस्तीनी की बात की जाए तो सबसे छोटा फ़लस्तीनी जो बच्चा था वो कुछ ही घंटों का था, यानी कि वो पैदा हुआ और कुछ घंटे इस दुनिया में रहा और इसके हमलों में वो बच्चा शहीद हो गया और इस दुनिया से चला गया। और सबसे बड़े फ़लस्तीनी की बात की जाए तो सबसे बुज़ुर्ग पीड़ित जो थे वो 101 साल के थे, 100 वर्षीय परदादा थे, यानी कि 101 साल के थे, जो सबसे बड़े उम्र में सबसे बड़े फ़लस्तीनी थे। तो ये इजराइल ने बूढ़ों को भी मारा है और बच्चों को भी मारा है। अब आगे इन्होंने लिखा है अन्य प्रकाशनों की तरह ही द गार्जियन ने भी गाजा में हुई मौतों की वास्तविक संख्या को बहुत कम करके आंका है। ये जो 47,000 बताए गए ये बहुत कम आंके हैं। लेसेंट द्वारा जारी एक अध्ययन से पता चला कि गाजा पर इजरायली युद्ध में मौतों की आधिकारिक फ़लस्तीनी गणना गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के पतन के कारण 2024 के मध्य तक 41% हताहतों की संख्या को कम कर सकती है। शोधकर्ताओं ने युद्ध के पहले 9 महीने के दौरान, जो अक्टूबर 2023 से जून 2024 के अंत तक चलेगा, गाजा के खिलाफ इजराइल के हवाई और ज़मीनी हमलों से मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए रिकैप्चर विश्लेषण नामक एक सांख्यिकी तकनीक का इस्तेमाल किया। शोधकर्ताओं के अनुसार लगाया कि इस अवधि के दौरान
64,260 लोग दर्दनाक चोटों से मर गए। अभी उन्होंने बताया था कि 47,000, लेकिन ये एक दूसरी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो और लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों के अनुसार चोट लगने से, बम की वजह से, गोली लगने से 64,260 लोग, उनका अंदाजा है कि इतने लोग 64,260 लोग फ़लस्तीनी मारे गए हैं। ये जो गाजा में फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक गणना से लगभग 41% से अधिक है। अब गाजा में हत्या, इसराइल के युद्ध पर गृह हत्या के आरोप भी लगे हैं, जिसका अर्थ है किसी के घर को योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर नष्ट करना, जिससे उसमें रहने वाले लोगों को कष्ट पहुंचता हो। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार गाजा में 10 में से 9 घर नष्ट हो गए हैं। जैसे अगर एक एवरेज लगाया जाए कि उसमें अगर 10 घर हैं तो उसमें से 9 इसराइल की सेना ने नष्ट कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए, और एक ही बचा है। नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि स्कूलों, मस्जिदों, चर्चों और अस्पतालों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा बार बार हमला किया गया और बमबारी की गई। मस्जिदों, चर्चों और अस्पतालों और स्कूलों पर बार बार हमले किए गए। तथाकथित निकासी आदेशों ने गाजा के 80% क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसमें से 1.9 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 90% आबादी, जिसमें से कई को कई बार स्थानांतरण होना पड़ा। अब लाखों लोग भीड़ भाड़ वाले आश्रमों और टेंट शहरों में रह रहे हैं, जो खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी की सीमित पहुंच से पीड़ित हैं। कुछ आश्रमों पर भी हमले किए जा रहा है। अब उनके घर तो तबाह हो गए, तो वो लोग टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उसके ऊपर भी इजराइल ने हमले किए। आपने जो खबरें हैं वो देखी होंगी। अब आगे उन्होंने एक हेडलाइन दी है, स्कूलों का विनाश। गाजा में लगभग सभी स्कूल भवन क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। जितने भी स्कूल थे वो या तो डैमेज हो गए हैं, या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, या डैमेज हुए हैं, जिसके कारण जो गाजा में जो स्कूली बच्चे थे वो कितने थे, 6,60,000 स्कूली बच्चे 1 साल से अधिक समय से औपचारिक शिक्षा से वंचित हो गए। 6,60,000 बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए इस हमले की वजह से। कैम्ब्रिज शिक्षाविदों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई कि युद्ध के कारण शिक्षा 5 साल तक पीछे हो सकती है और इससे आघातग्रस्त युवाओं की एक खोई हुई पीढ़ी पैदा होने का खतरा है। 7 अक्टूबर 2023 तक गाजा के 564 स्कूल भवनों में से 534 क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। 564 स्कूलों में से 534 स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए, या डैमेज हो चुके हैं, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, और 12 को संभावित रूप से क्षतिग्रस्त बताया गया है। यूनिसेफ के अनुसार शेष 18 स्कूलों की स्थिति अभी अज्ञात है, और उन जो 18 हैं उनके बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि वहाँ यूनिसेफ या जो सिक्योरिटी वाले हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ बमबारी हो रही थी, तो ऐसे जा नहीं सकते थे। अब आगे इन्होंने लिखा है, UNRW द्वारा संचालित स्कूलों को विस्थापित लोगों के लिए आपातकालीन आश्रयों में बदल दिया गया है। मानचित्रों में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने के बावजूद इनमें से कई आश्रयों पर बमबारी की गई। कुछ पर बार बार ये दावा किया गया कि उनके परिसर में हमास के कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक ऐसा आरोप जिसे कई बार खारिज किया जा चुका है। इन्होंने सिर्फ इस वजह से बमबारी की और बहाना ये बनाया कि यहाँ पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं, चाहे वो UNRW का स्कूल हो या UN का स्कूल हो। उन्होंने बस यही एक बहाना बनाया, और जबकि ये खारिज कर दिए गए। कई बार वो फेल हुआ है ये जो इस बहाने से लड़ाई की, इसने जो बमबारी की है। अब बात करते हैं अस्पतालों की। युद्ध के दौरान इजरायली कब्जे वाली सेना ने गाजा के अस्पतालों पर बार बार बमबारी की और हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 1050 से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की मौत हो गई। जो डॉक्टर का स्टाफ था, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर नर्स तक, इसमें 1050 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी थे उनकी मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे। छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, नर्स, जो भी पूरा स्टाफ होता है उसमें 1050 लोग इसमें मारे गए, जिनमें से कई की मौत ड्यूटी पर रहते हुए डॉक्टरों को हिरासत में भी रखा गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। इजरायली हिरासत में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर आई। 2024 के अंत तक गाजा के 36 अस्पतालों में केवल 17 ही आंशिक रूप से चालू होंगे तथा 11 क्षेत्रीय अस्पताल सीमित सहायता और चिकित्सा आपूर्ति के कारण संघर्ष कर रहे होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधा पर 654 हमलों
का दस्तावेजीकरण किया है और संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजराइल की कार्रवाइयों को गाजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नष्ट करने के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए युद्ध अपराध माना है। इस विनाश ने घायल, विस्थापित या श्वसन संक्रमण 1.2 यानी 1.2 मिलियन मामले और तीव्र दस्त यानी 5,70,000 मामले जैसी बीमारियों से प्रभावित लोगों को पीड़ा को और बढ़ा दिया है। जो हमला हुआ था और उसमें जो गंदगी फैली थी, जो कूड़ा कचरा और जो जहां लाश दब गई थी, जो फ़लस्तीनी मर गए और जो नहीं निकल पाए थे, उसकी वजह से बीमारी फैलने लगी थी। कचरे की वजह से, पानी की वजह से, वहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से ये बीमारी, जो मैंने अभी आंकड़ा बताया, ये बीमारी फैलने लगी। अब इसमें उन्होंने आगे लिखा है पीड़ा को और बढ़ा दी और जो खराब आश्रय, भोजन और पानी की पहुंच से और भी बदतर हो गई, क्योंकि वहाँ ना खाना था ना पानी थी। कुछ बीमारी बढ़ गई, कुछ जो खाने पीने की वजह से लोगों में बीमारी हो गई। अब इन्होंने आगे लिखा है दिसंबर में उत्तरी गाजा के लगभग सभी अस्पतालों को सेवा से बाहर कर दिया गया, विशेष रूप से कमाल अदवान हॉस्पिटल। आपने कई बार नाम सुना होगा इसका। इजरायली अखबार हारेज ने बताया कि अस्पतालों को बंद करना इजरायली रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तरी गाजा पट्टी से नागरिकों को पूरी तरह से खाली कराना था। अब देखना, ये बात खुल के आ गई कि ये कमाल अदवान जो हॉस्पिटल था वो क्यों खाली कराया गया। कुपोषण और भूखमरी। मानवीय सहायता की सख्त जरूरत के बावजूद इजराइल ने गाजा पट्टी में राहत प्रयासों और आपूर्ति को काफ़ी हद तक रोक दिया, जिससे भूखमरी और कुपोषण की खगोलीय दरें सामने आईं। जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि गाजा में 2.2 मिलियन फ़लस्तीनियों में से हर एक भूख और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा है। 2.2 मिलियन, दोस्तों 2 मिलियन में 20 लाख लोग होते हैं और ये है 2.2, 20 लाख 2 लाख के आसपास फ़लस्तीनी भूख के कगार पे थे, समझ लो। और बाद में सितंबर में यूनिसेफ के बाल पोषण एवं विकास निदेशक विक्टर आयो ने कहा कि हमारा अनुमान है कि 50,000 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं और उन्हें अभी जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता है। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों FMO और WFP की चेतावनी के बाद आई, जिन्होंने गाजा की स्थिति को इतिहास के सबसे गंभीर खाद्य और पोषण संकटों में से एक बताया। द गार्जियन ने कहा कि गर्भावस्था और बचपन के दौरान कुपोषण से मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है, जिसके कारण युद्ध में जीवित बच्चे, कई बच्चों को भोजन की कमी के कारण जीवन भर कष्ट सहना पड़ता है। गाजा में पारिस्थितिकी संसार की दरें। गाजा में कम से कम आधे वृक्ष नष्ट हो चुके, मिट्टी और पानी का जो व्यापक प्रदूषण हुआ है तथा कृषि भूमि को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो इजराइल ने बमबारी की है उससे जो पेड़ थे वो काफ़ी नष्ट हुए हैं, ख़राब हो गए हैं। वहाँ की मिट्टी, क्योंकि जब वो बॉम्ब फटता है तो उससे जो रिएक्शन होता है, केमिकल निकलता है, तो उससे वहाँ की मिट्टी, पानी प्रदूषण हुई और वहाँ की जब ज़मीन ख़राब हो गई तो वहाँ हम खेती भी नहीं कर सकते। परिस्थिति और शिक्षाविदों के अनुसार इस विनाश का जिसका मुख्य कारण खेतों और बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमले हैं। परिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। मार्च 2024 तक फॉरेंसिक आर्किटेक्चर द्वारा की गई जांच में पाया कि गाजा की लगभग 40% खाद्य उत्पादक भूमि नष्ट हो चुकी है। 40% जमीन पर अब खेती नहीं हो सकती क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है। अब उसको सही होने में कितना टाइम लगेगा, अब तो ये जंग खत्म होने के बाद ही पता लगेगा। द गार्जियन द्वारा समीक्षा की गई सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि खेतों में व्यापक तबाही हुई है और क्षेत्र के लगभग आधे पेड़ खत्म हो गए हैं। 7 अक्टूबर से पहले खेतों और बागों का क्षेत्र लगभग 170 वर्ग किलोमीटर 65 वर्ग मील था, जो गाजा के कुल भूमि क्षेत्र का 47% था। फरवरी के अंत तक उपग्रह डेटा पर आधारित FM अनुमानों से संकेत मिलता है कि इजरायली सैन्य बयानों ने 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, जो उस भूमि के 38% के बराबर था। गाजा की 38% भूमि को नष्ट कर दिया। खेती वाले क्षेत्रों के अलावा गाजा के कृषि बुनियादी ढांचों में 7,500 से अधिक ग्रीन हाउस शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेख किया गया कि FMA के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से लगभग 1/3 ग्रीन हाउस नष्ट हो गए हैं, जिनमें उत्तरी गाजा में 90% से लेकर खान यूनिस के आसपास लगभग 40% तक विनाश शामिल है। दोस्तों, ये गाजा की कुछ डिटेल थी मोटी मोटी कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है।
तो जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये अलमदीन ने छापे द गार्जियन के अनुसार। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, डिटेल रिपोर्ट जो बनाई है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।